हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम टॉट्स के तीसरे लेक्चर पे हैं। आज हम प्राइमरीली जो मेजर टॉट्स जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉट्स हम रियल लाइफ में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेसपास से। ट्रेसपास होता क्या है? देखिए, जनरली जब हम किसी भी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में ट्रेसपास का टर्म यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम ट्रेसपास यूज़ करते हैं लैंड की ट्रेसपास के लिए, कि आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस चुके हैं तो हम बोलेंगे कि वो ट्रेसपास है। लेकिन ट्रेसपास का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसमें सिर्फ जो ट्रांसग्रेशन है या फिर किसी जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं है, वो किसी पर्सन के पर्सनल राइट्स के ऊपर भी हो सकती है। तो अगर हम ट्रेसपास का ओरिजिनल मीनिंग देखें, उसका वाइडेस्ट सेंस में जो मतलब है, इट इज़ अ ट्रांसग्रेशन और ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ऑफ सोसाइटी, ऑफ द कंट्री, वेदर रिलेटिंग टू मैंस पर्सन यानी कि उसकी बॉडी, या फिर टू हिज प्रॉपर्टी। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास वॉज दैट ऑफ एनी डायरेक्ट invasion of a protected interest from a positive act was actionable subject to justification। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो ट्रेसपास है वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो बॉडी का भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है। अदरवाइज नॉर्मली हम जब भी ट्रेसपास की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, बट ट्रेसपास का ओरिजिनल मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास देखते हैं, जैसे कि ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, और तीसरा होता है ट्रेसपास टू गुड्स या चैटल। गुड्स को चैटल भी बोला जाता है, तो ये भी आपको टर्म याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ट्रेसपास के। एक है दैट इट इज़ फॉर द डिफेंडेंट टू प्लीड एंड प्रूव जस्टिफिकेशन एंड नॉट फॉर द प्लेंटिव टू शो दैट द डिफेंडेंट्स कंडक्ट वॉज अनरीजनेबल। यानी कि अगर ट्रेसपास हो गया तो उसके बाद डिफेंडेंट को शो करना पड़ेगा या जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों वो एक टॉट नहीं है या क्यों उसने ट्रेसपास नहीं किया है। ठीक है, जो दूसरा है, जो डैमेज है वो होना असेंशियल नहीं है इसकी रेमेडी सीख करने के लिए। तो जो ट्रेसपास है उसमें कहने का मतलब ये है कि मेंटल एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई इंसान किसी की प्रॉपर्टी में, ठीक है, या पर्सनल राइट्स में इंट्रूड करता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेसपास हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जैसे ही जो वो चीज़ शो हुई कि ट्रेसपास हुआ तो फिर डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा किस चीज़ का, कि मैंने वो जो ट्रेसपास है क्यों किया, जस्टिफिकेशन या तो हो उसके लिए, या फिर मैंने नहीं किया, या फिर आई हैड परमिशन टू डू दैट। ठीक है, और सेकेंड चीज़ हमें याद रखनी है कि डैमेज सिर्फ, मान लीजिए किसी के प्लॉट में आप घुस गए, ठीक है, तो उस जस्ट बिकॉज कि आप किसी के प्लॉट में घुस गए और कोई डैमेज नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेसपास का टॉट नहीं हुआ। ट्रेसपास का टॉट वैसे ही हो गया जैसे कि आप उसके प्लॉट में एंटर करें, तो डैमेज दिखाना मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेसपास टू पर्सन पढ़ेंगे। 3 फॉर्म से हो सकता है एक पर्सन के खिलाफ ट्रेसपास। पहला है असॉल्ट, फिर है बैटरी, और तीसरा है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये सुनने में बड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कॉन्सेप्ट्स को, बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट्स ये किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले असॉल्ट ही देखेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को थोड़ा छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि असॉल्ट और बैटरी क्या होता है। असॉल्ट क्या है? असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लेंटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, उसको, किसी इंसान को रीजनेबल एप्रीहेंशन है, डर है, यानी कि क्या, कि मेरे ऊपर बैटरी की जाएगी। अब बैटरी क्या है हम देखते हैं। ठीक है, मतलब हमें असॉल्ट तो समझ आ गया कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी इज असॉल्ट। अब बैटरी देखते हैं क्या है। बैटरी इज इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो यानी कि हमें इससे ये समझ आया कि असॉल्ट का मतलब होता है किसी को एप्रीहेंशन है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसके ऊपर कोई फोर्स यूज़ करने वाला है। ठीक है, और जैसे ही वो फोर्स यूज़ हुई किसी के ऊपर, उसको क्या हम बोलेंगे कि बैटरी हो चुकी है। तो बैटरी के लिए फिजिकल कांटेक्ट जो है जैसे ही हुआ तो हम बोलेंगे बैटरी हो गई। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में
जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में, वो असॉल्ट उसको बोलते हैं जब किसी ने किसी को मारा पीटा, ठीक है, टच किया। तो लेकिन लीगली असॉल्ट का जो मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन ही होता है। जैसे ही फिजिकल टच हुआ तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, लीगली बैटरी को ही हम बोलते हैं अगर किसी को हर्ट हुआ है या चोट लगी है या थप्पड़ मारा है या टच किया गया है तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। लेकिन अगर उसकी सिर्फ और सिर्फ एप्रीहेंशन है तो उसको असॉल्ट बोलेंगे। तो पहले असॉल्ट आता है यानी कि डर आता है, उसके बाद बैटरी आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देखते हैं। False imprisonment consists in the imposition of total restraint for some period, however short, upon the liberty of another without sufficient lawful justification। यानी कि इसके एसेंशियल क्या क्या हैं। पहला एसेंशियल तो है कि टोटल रिस्ट्रेंट हो गया इंसान का, यानी कि जिस इंसान को जो ये क्लेम कर रहा है उसको टोटल रिस्ट्रेंट किया गया, यानी कि उसको किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाने की अनुमति नहीं दी, यानी कि ऑल डायरेक्शन से उसको रिस्ट्रेंट किया गया है। ही कांट मूव इन एनी डायरेक्शन। दूसरा, वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए, फॉर सम पीरियड। वो पीरियड जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो 1 मिनट से लेके 1 घंटा भी हो सकता है। तो जो सम पीरियड है इट कुड बी हाउ एवर शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ठीक है मैंने 1 मिनट के लिए उसको कैद करके रखा तो मैंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं किया। तो नहीं, ये मैटर नहीं करता, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है। और तीसरा जो पॉइंट है, कोई विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी वो एक्ट करने की। अब जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है? मान लीजिए किसी इंसान ने पुलिस के ऑर्डर पे आपको अरेस्ट किया है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जस्टिफाइड है, ठीक है। या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है तो हम बोलेंगे कि ये जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तब हम बोलते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो जो डिटेंशन ऑफ द पर्सन है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में, वो 2 प्रकार की हो सकती है। वो एक्चुअल भी हो सकती है, यानी कि फिजिकली उसको पकड़ के रखा। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि उसको एक्चुअल में वो क्या कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं था, लेकिन बाय शो ऑफ अथॉरिटी हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिसर ने बोला कि अगर तुम इस जगह से हिले, ठीक है, तो तुम अपना हाल देख लेना। तो यहाँ पे टेक्निकली तो उसने किसी जगह पे उसको बंद नहीं किया, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट हुआ है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को डरा दिया कि तुम्हें इस 4 दीवारी में रहना है, ठीक है, और अगर तुम बाहर निकले तो अपना हाल देख लेना। तो जो बी है अब अंदर बैठे रहे, चाहे इसने कुंडी नहीं भी लगाई, चाहे उसने यहाँ पे लॉक नहीं लगाया, फिर भी अगर बी अंदर बैठे रहे ए के डर से कि मुझे मार दिया जाएगा या मेरे साथ कुछ हार्म हो जाएगा मुझे, तो हम ये मानेंगे कि ए ने बी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है। चाहे कल को जाके ए ये आर्गूमेंट रख सकते हैं कि देखिए मैंने कोई लॉक नहीं लगाया था बाहर से, बी अपनी मर्जी से बाहर जा सकते थे। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी माना जाएगा कि ए हैज़ कमिटेड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ बी। वाई? बिकॉज बी वॉज कंस्ट्रक्टिवली अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझ आ गया होगा। एक्चुअल तो आसानी है कि एक्चुअली किसी को फिजिकली पकड़ के 4 दीवारी में रखा गया, उसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, एक्चुअल फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब रेमेडीज़ क्या होती हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। सबसे पहले रेमेडी तो एक्चुअली ये दूसरे नंबर पे लिखी हुई है, वो है सेल्फ हेल्प। यानी कि आपको अगर कोई ज़बरदस्ती पकड़ रहा है और आपको पता है कि ये पकड़ने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है, तो आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं उससे बचाव करने के लिए। सबसे पहली रेमेडी तो यही है। उसके बाद जो है आप कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की जो है रिट पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जब हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे ठीक कि 5 तरह की रिट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उनमें से एक है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी,
यानी कि जिस बंदे को डिटेन किया गया है उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने। तो दूसरा तो तरीका ये है कि हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाली जा सकती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, 226 में हाई कोर्ट में डाली जाती है। ये दूसरा रेमेडी है। तीसरा रेमेडी है एक्शन फॉर डैमेजेस। जब आपको अनलॉफुली या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया है तो फिर आप कोर्ट में केस करके एक्शन ले सकते हो उस इंसान के खिलाफ। ठीक है, तो ये तीसरा है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा उस चीज़ का। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे ट्रेसपास टू पर्सन। अब हम आते हैं ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर। अब ट्रेसपास टू लैंड का क्या मतलब है? इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ द लैंड विदाउट जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी की पोजेशन ऑफ द लैंड जो है उसको आपने इंटरफेयर किया है, उसको किसी तरीके से उसको वो लैंड यूज़ नहीं करने दी, तो हम बोलेंगे कि आपने ट्रेसपास टू लैंड किया है। ठीक है, और ये रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि फोर्स यूज़ हुई है, अनलॉफुल इंटेंशन है, या एक्चुअल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो ट्रेसपास है मे बी कमिटेड, चाहे आप किसी की लैंड में एंटर करके करो, चाहे रिमेन करके करो। रिमेन करके कैसे? मान लीजिए आपको जब एंट्री मिली थी, एंट्री के दौरान इट वाज लॉफुल, आपको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, लेकिन आपको अलाउड था कि आप 10 बजे से 5 बजे तक रहें, लेकिन आप 6 बजे भी वहीं पे रहे। तो जैसे ही आप 5 बजे का टाइम पीरियड लिमिट क्रॉस करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप ट्रेसपास कर रहे हैं। ठीक है जी। और बाय डूइंग एन एक्ट अफेक्टिंग द सोल पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, ये तीनों प्रकार से हम बोलते हैं। अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ की पोजेशन है उस लैंड की, उसको इफेक्ट होता है, ये तीनों सिनेरियोज में हम बोलेंगे कि ट्रेसपास टू लैंड हो रहा है। ठीक है, अब जो ट्रेसपास टू लैंड है, या तो वो पर्सन खुद रह के कर सकता है, यानी कि खुद मतलब उस लैंड पे जाके कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे कि ट्रेसपास बाय पर्सन है, या फिर वो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को भेज के भी कर सकता है, जैसे कि थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स ऑन अदर पर्सनस लैंड, ड्राइविंग नेल्स, कीलें घुसा के वॉल में, अलाउइंग द डिफ्यूजन ऑफ गैस और इनविजिबल फ्यूम्स, लीविंग डेब्री अपॉन द रूफ, अलाउइंग कैटल टू स्ट्रे ऑन अदर पर्सनस लैंड। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो ट्रेसपास टू लैंड है वो पर्सन खुद भी कर सकता है या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है जी। अब डिफेंसेस टू ट्रेसपास क्या हैं कि एक तो लॉ ने अलाउ किया हुआ है, एक प्राइवेट डिफेंस अपने बचाव के लिए, कोई बंदा किसी के घर में घुस गया, ठीक है, कोई ऐसा था जो इनेविटेबल एक्सीडेंट था, कोई नेसेसिटी थी, पेरेंटल अथॉरिटी थी। ठीक है, ये सारे डिफेंसेस हैं ट्रेसपास के लिए, और ये सारे डिफेंसेस हमने वैसे भी कर रखे हैं, तो हर एक को मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा। अगर आपको डिफेंसेस नहीं पता है तो आप वापस जाके वो वाला लेक्चर देखें डिफेंसेस वाला, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेसपास के डिफेंसेस हैं, आपको बस ये याद रखने हैं। और वैसे भी जो ये डिफेंसेस हैं जनरल डिफेंसेस हैं, तो ज़्यादातर टॉर्ट्स में तो सिमिलर डिफेंसेस ही लगते हैं। कुछ टॉर्ट्स ऐसे हैं जैसे कि डेफेमेशन हो गया, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल डिफेंसेस लगते हैं, अदरवाइज़ आपको यही मेजर वाले याद रखने हैं। अब ट्रेसपास की रेमेडी क्या है? ट्रेसपास की रेमेडी है कि री एंट्री हो, द पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन, उसको जो लैंड है वापस दी जाए, उसको उसकी पोजेशन वापस दी जाए। तो सबसे पहली रेमेडी तो री एंट्री है। एक है एक्शन फॉर रिजेक्टमेंट, यानी कि आप उस इंसान को जिसने आपकी लैंड ली है या आपको डिस्पोजेस करवाई है, उसके खिलाफ आप 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूट फॉर डिस्पोजेशन। ठीक है। तीसरा रेमेडी है कि आपको मीन प्रॉफिट्स मिलने का आप केस डाल सकते हो कोर्ट में, यानी कि जिस समय तक उस बंदे ने आपकी लैंड पे आपको रहने नहीं दिया या अपनी ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में रखा, उस समय के दौरान जो भी फ़ायदा आपकी लैंड की वजह से उसको हुआ है, वो प्रॉफिट जो है उसको हम मीन प्रॉफिट बोलते हैं, वो आप उससे क्लेम कर सकते हो कोर्ट के द्वारा। चौथा रेमेडी है डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है, दिस राइट ऑथराइजेज अ पर्सन इन द पोजेशन ऑफ लैंड टू सीज द ट्रेसपासिंग कैटल और अदर चैटल, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने जानवर या कैटल उस पर भेज दिया है, तो वो इंसान उसके खिलाफ उसके जो कैटल हैं वो डिटेन करके रख सकता है जब तक उसको कॉम्पनसेशन ना मिले। ये चौथा रेमेडी है। ठीक है, आई होप आपको रेमेडीज क्लियर हो गई होंगी ट्रेसपास टू लैंड की। अब तीसरे टाइप का जो ट्रेसपास है विच इज़ ट्रेसपास टू गुड्स। इसमें क्या होता है? इट इज़ द रॉन्गफुल डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ एनी गुड्स। अब गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स में आते हैं, जिसको हम चैटल भी बोलते हैं।
ये चैटल शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जैसे कि कैसे कर सकते हो गुड्स का ट्रेसपास, जैसे कि आप गाड़ी पे पत्थर मार रहे हो, स्टोन्स ऑन कार, किसी बर्ड को शूट कर रहे हो हवा में से, किसी के एनिमल को मार रहे हो, ठीक है, किसी गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, चेजिंग एनिमल्स टू मेक दम रन अवे फ्रॉम इट्स ओनर्स पोजेशन, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये ट्रेसपास टू गुड्स हैं। और जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेसपास, यहाँ पे भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ट्रेसपास हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पॉज करके इस केस को पढ़ लें, आपकी क्लैरिटी बेटर हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं डिटेंशन। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्रेसपास टू गुड्स के साथ रिलेटेड हैं। डेटिन्यू क्या होता है कि अगर मान लीजिए, इसको कहते हैं एडवर्स विद होल्डिंग ऑफ द गुड्स ऑफ द अनदर, यानी कि आपको जो इस एक्शन को हम डेटिन्यू बोलते हैं, इज़ एन एक्शन अंडर विच द प्लेंटिफ, जो कि जिसको लॉफुली इंटाइटलमेंट है पोजेशन की, वो रिकवर कर सकता है अपना गुड्स डिफेंडेंट से, ठीक है, व्हेन द सेम आर बीइंग रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय द लेटर। यानी कि प्लेंटिफ ने डी को, यानी कि डिफेंडेंट को कुछ गुड्स दिए थे, और गुड्स जो हैं वो एडवर्स पोजेशन लेके बैठ गया है, यानी कि उसकी मर्ज़ी के बिना विदहोल्ड करके बैठ गया इन गुड्स को। यहाँ पे जो पी है, यानी कि प्लेंटिव जो है, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिकवरी का केस फाइल कर सकता है कि मेरे जो सामान है, मेरा जो गुड्स हैं, वो मुझे वापस दिलाए जाएं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनलॉफुल डिटेंशन या डिटेंशन, ठीक है, इज़ द एडवर्स विदहोल्डिंग ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो ट्रेसपास टू गुड्स है वो है कन्वर्जन। देखो पिछले वाले में उसने सिर्फ डिटेन किया था, ठीक है, उसमें सिर्फ डिटेन किया था, उसमें नॉट द टेकिंग, नॉट द मिसयूज़, ना ही अप्रोप्रिएशन, उसमें सिर्फ ही डिड द डिटेंशन ओनली। कन्वर्जन में उसने वो गुड्स जो दिए थे उसको किसी और यूज़ में डाल दिया जो कि जिस यूज़ के लिए नहीं दिए गए थे, तब हम बोलते हैं कि कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। कन्वर्जन कंसिस्ट इन डीलिंग विद द गुड्स in a manner which is inconsistent with the right of the owner, ठीक है, keeping and refusing to deliver the plaintiff's goods, putting them to one's own use or consuming them, destroying, damaging them in a way that they lose their identity, उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन हो गया। यानी कि मान लीजिए आपको मैंने कार दी थी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग करने के लिए कि आप A to B जगह पे जा पाएँ, लेकिन आपने उसके बाद क्या किया, ये तो कंप्लीट किया, उसके बाद आपने मेरी गाड़ी मान लीजिए टैक्सी में यूज़ करनी शुरू कर दी। अब ये टैक्सी में यूज़ करनी जैसी आपने शुरू करी, आपने क्या कर दिया, आपने कन्वर्जन कर दिया, आपने वो चीज़ में यूज़ करने लगे जिसके लिए आपको अनुमति नहीं थी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ केस लॉज हैं, बर्ड वर्सेस जोन्स, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट ही वॉज अलाउड टू गो बैक, देन देयर इज नो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस है जिसमें ये बोला गया था कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में होने के लिए सारी दिशाएं बंद होनी ज़रूरी हैं। अगर आपको सिर्फ एक दिशा में जाने से रोका है लेकिन आप वापस जा सकते हो, फिर हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे जो भी केस लॉज लिखे हुए हैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए हैं मैंने, इसमें से आपको पॉज करके पढ़ते रहना है, ठीक है। मैं हर एक केस को नहीं पढ़ूंगा। सो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है इसके बाद अगला टॉट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉट है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी, ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी, और उसके बाद जो बी है, बी कहता कि भाई ए तूने मेरे साथ कोई पर्सनल रंजिश निकालने के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया, फॉल्स केस कर दिया, ठीक है, झूठा केस कर दिया, कोई कॉज नहीं था उसका, और इसकी वजह से अब मुझे नुकसान झेलना पड़ा, डैमेज झेलना पड़ा, ठीक है, और फाइनली मैं एक्विट भी हो चुका हूँ, यानी कि बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, मेरे ऊपर कोई गिल्टी या कन्विक्शन नहीं आई है। तो अब तुमने बिकॉज यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट मी, मैं तुम्हारे खिलाफ एक सिविल केस फाइल करता हूं कॉम्पनसेशन लेने के लिए, जिस केस को हम बोलते हैं केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि तुमने मैलिशियसली यानी कि मैलिस के साथ मुझे प्रोसिक्यूट किया है, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस किया है। जब ये होता है तो हम बोलते हैं उसको केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो चीज़ें मैंने अभी ये साइड में लिख दी हैं यही एसेंशियल्स हैं, अब आगे देखेंगे यही चीज़ें निकल के आएंगी कि यही एसेंशियल्स हैं भाई इसके, ठीक है। तो क्या एसेंशियल्स हैं देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन यानी कि क्रिमिनल केस होना चाहिए, दैट द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड, एंड सेकेंडली द डिफेंडेंट वाज द प्रोसिक्यूटर, यानी कि डिफेंडेंट खुद इन्वॉल्व था उसकी प्रोसिक्यूशन में, ठीक है।
अगर मान लीजिए एन एक्शन नॉट एक्सटेंडिंग टू एनी अरेस्ट और सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ गुड कॉज ऑफ एक्शन फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन होना ज़रूरी है और डिफेंडेंट के द्वारा प्रोसिक्यूशन होना ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रोसीडिंग डिफेंडेंट कर रहा है प्लेंटिफ के खिलाफ वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है पहली बात, और कहाँ पे है वो कोर्ट ऑफ लॉ में है, ठीक है। तो यानी कि जुडिशियल ऑफिसर या ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हम मानेंगे उसको कि वो जो है प्रोसिक्यूशन है। हम प्रोसिक्यूशन का शब्द उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द प्लेंटिफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस बट सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे उसके ऊपर कभी भी कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अगर चार्ज फ्रेम नहीं होगा तो ट्रायल नहीं होगा, तो अगर ट्रायल नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। तो इस केस में तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो यानी कि ये केस डालने के लिए ये ज़रूरी है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी कोर्ट के सामने ट्रायल हुआ है आपका, तभी आप ये मानोगे कि ये जो कोर्ट जो ये टॉर्ट है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला जो अपना एसेंशियल है वो है एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने, जैसे कि ए ने बी के खिलाफ केस किया था, तो ए के पास कोई प्रोबेबल कॉज नहीं था, उसके पास कोई रिसर्च या ऐसा एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से उसने वो किया है, उसने बस अपने रंजिश निकालने के लिए वो कर दिया। अब इसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या देखनी पड़ेंगी ये चेक करने के लिए कि उसके पास रीजनेबल प्रोबेबल कॉज था या नहीं था, तो ये देखना पड़ेगा। ही टुक केयर टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट्स, क्या उसने ध्यान रखा कि उसको इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स के बारे में, या फिर ही ऑनेस्टली बिलीव्ड हिज एलिगेशन टू बी ट्रू, उसको ऑनेस्टली बिलीव हुआ कि नहीं जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये एलिगेशन सच है, यही चोर है जिसको मैं बोल रहा हूँ। द फैक्ट्स वर सच एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमा फेसी केस, और जो फैक्ट्स थे, जो जिसके बिहाफ पे वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है, उसकी वजह से एक प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है। प्राइमा फेसी केस का मतलब ये है कि अभी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फैक्ट्स को देख के लग रहा है कि इसी ने ये काम किया होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी, यानी कि प्राइमरीली या इन द बिगिनिंग, इनिशियली, ठीक है। तो प्राइमा फेसी केस बन रहा है उसके खिलाफ। अगर हम जो ये प्रोसिक्यूटर का जो बिलीफ है, यानी कि उस ए का जो बिलीफ है कि मैंने इसके खिलाफ क्यों केस किया, ये ड्यू इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रात में सपना आ गया, मुझे लगा कि बी ही इसका गुनहगार है और मैंने उसके खिलाफ केस कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और मैलिस होना चाहिए, यानी कि इंटेंट जो है उसका ईवल होना चाहिए कि मुझे कोई इंटेंशनली इसको हार्म पहुंचाना है। अब यहाँ पे मैलिस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मैलिस इन लॉ, एक होता है मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन लॉ का होता है मतलब जहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपने जो एक्ट किया है ये किया ही तभी हो सकता है जब आपके माइंड में मैलिस हो, ठीक है। एक होता है मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन फैक्ट का मतलब है कि एक्चुअली जो मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि पार्टी जो थी उसने किसके ऊपर काम किया है, उसने स्पाइट या इल विल टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, उसके दिमाग में उसके प्रति कोई इल विल या गुस्सा या रंजिश या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने ये काम किया, जिसको हम बोलते हैं मैलिस इन फैक्ट। तो मैलिस इन फैक्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद एसेंशियल क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स उसने करी वो टर्मिनेट हुई, यानी कि ख़त्म हुई और प्लेंटिफ के फेवर में हुई, यानी कि जो बंदे ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया है उसके दूसरे के खिलाफ कि तुमने मेरे ऊपर जो झूठी कार्रवाई करी है, वो तभी कर पाएगा ना अगर उसी पिछले केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्विक्शन नहीं हुई, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्विट हो गया, ही वॉज एक्विटेड, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि बाइज्जत बरी हुआ, वो एक्विटल अगर होगा तभी वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर पाएगा ना। अगर मान लीजिए वो कन्विक्ट ही हो गया, फिर तो उसके पास कोई लोकस ही नहीं बचेगा ये बोलने का कि तूने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई की है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तो तुझे गुनहगार ठहरा दिया है। अगर तुम्हें गुनहगार ठहरा दिया है कि तुम ऑब्वियस सी बात है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कॉम्पनसेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम याद रखनी है। और उसके बाद क्या है, डैमेज हो गया प्लेंटिफ को, ये भी हमें पता है, बहुत सिंपल सी बात है। ये कुछ केस लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय वन अगेंस्ट अनदर फ्रॉम
रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव एंड विदाउट अ प्रोबेबल कॉज, वही चीज़ जो हम पढ़ के आए हैं एसेंशियल जो हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए दो एसेंशियल्स हैं मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, एक जिसने केस किया है उसके पास कोई प्रोबेबल कॉज नहीं होना चाहिए केस करने का, दूसरा जो उस केस की कार्रवाई हुई है उसमें जो प्लेंटिफ है वो बाजिद बरी हुआ है, तो अगर एंडेड इन हिज फेवर, तो अगर ये दो चीज़ें होगी तभी वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफेमेशन की। डेफेमेशन जो है वो बहुत ही आसान है। डेफेमेशन में स्टार्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ से होती है कि हर एक इंसान के पास राइट टू रेपुटेशन है। ठीक है, रेपुटेशन की अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वो एक्शनेबल है, यानी कि कोई अगर आपकी रेपुटेशन को ख़राब करता है सोसाइटी में तो फिर हम कहते हैं कि डेफेमेशन हो गई। अब विनफील्ड ने उसकी बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी है। विनफील्ड ने बोला है कि पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन's estimation of right thinking members of the society generally और which makes them shun or avoid that person, यानी कि किसी इंसान ने किसी दूसरे के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश करी, पहली बात, दूसरी जिससे उसकी जो रेपुटेशन है वो लोअर हुई इन दी राइट माइंडेड पीपल और राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और उसको जो उसकी वजह से कोई मतलब पब्लिकेशन जो हुई है वो जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट करी है जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है। तो अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तब हम बोलते हैं कि डेफेमेशन हो गया है। ठीक है, तो डेफेमेशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टन टॉर्ट्स जो कि क्रिमिनल लॉ में भी फॉल करते हैं और सिविल में भी फॉल करते हैं। डेफेमेशन वैसा सा एक टॉर्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। उसमें जो डेफेमेशन है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है लिबेल, एक होता है स्लेंडर। जो लिबेल है वो एक परमानेंट फॉर्म में डेफेमेशन है, जो स्लेंडर है वो थोड़ी टेम्परेरी फॉर्म में है। जैसे कि लिबेल में हम काउंट करते हैं कि अगर किसी के लिए आर्टिकल लिख दिया, कुछ राइटिंग कर दी, कुछ प्रिंटिंग कर दिया, कुछ पिक्चर बना दी, कोई एफजी बना दी, ठीक है, कोई स्टैचू बना दिया, अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हम बोलते हैं कि लिबेल हुआ है, यानी कि डेफेमेशन का ही पार्ट है, लेकिन लिबेल का मतलब रिटन फॉर्म में हो गया है या किसी परमानेंट फॉर्म में हो गया है। ठीक है, परमानेंट फॉर्म, ये यूजुअली टर्म यूज़ किया जाता है कि जो लिबेल है ना, इट इज़ फॉर द आईज, यानी कि देखने के लिए है वो। ठीक है, स्लेंडर जो है ऑन दी अदर हैंड वो टेम्परेरी फॉर्म है एंड इट इज़ फॉर द ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, जैसे कि कोई किसी को बोल के कुछ चला गया, गॉसिप कर दिया, रूमर कर दिया, ठीक है, रूमर फैला दिया, गॉसिप कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्परेरी फॉर्म्स ऑफ डेफेमेशन हैं। तो दो प्रकार बनाए गए हैं, लिबेल एंड स्लेंडर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। एसेंशियल्स क्या हैं डेफेमेशन के, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला है कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, डेफेमेटरी है। दूसरा, वो जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को रेफर कर रही है। यहाँ पे प्लेंटिफ का मतलब सिर्फ प्लेंटिफ के लिए ही बोला गया शब्द नहीं है, प्लेंटिफ की अगर फैमिली के लिए भी बोला गया है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन होगी तो भी वो केस कर पाएगा। और तीसरा, वो पब्लिश हो गया है। पब्लिश का मतलब वो मास पब्लिकेशन नहीं है, कोई आर्टिकल लिखा या कोई गाना लिख दिया या कोई पोइट्री लिख दी। पब्लिश का मतलब जिस बंदे ने बोला, ए ने बोला बी को, तो अगर इसके अलावा किसी तीसरे बंदे ने सुन लिया, सी ने सुन लिया, तो हम क्या बोलेंगे, पब्लिश हो चुका है। सो इफ़ इट रीचेज एनी थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी तो हम बोलते हैं कि पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो ये एसेंशियल्स तीन आप याद रखिएगा। तो वर्ड्स मस्ट बी डेफेमेटरी। ठीक है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट इज वन विच टेंड्स टू इंजर द रेपुटेशन और कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ। Whether a statement is defamatory or not depends upon how the right thinking members of the society are likely to take. तो ये जो है ये फेयर एवरेज इंटेलिजेंस चेक करी जाती है, जिसको बोलते हैं कि रीजनेबल लोग जो हैं हमारी सोसाइटी के, क्या उसको डेफेमेटरी मानेंगे। अगर वो मानेंगे तो फिर हम उसको बोलेंगे कि येस इट इज़ डेफेमेटरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ होती है इनिएंडोज। इनिएंडोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिएंडोज बेसिकली जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डबल मीनिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि बोला कुछ गया है लेकिन उसका मतलब कुछ और है, और जिसको समझना है वो तो समझ ही लेता है। तो लॉ में इनिएंडोज को भी बोला गया है कि ये भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका कोई सेकेंडरी मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वो भी प्रोहिबिटेड हैं, वो भी नहीं बोली जा सकती हैं। ठीक है, और आप चीज़ याद रखनी है कि डेफेमेशन के लिए इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बोले कि मैंने स्टेटमेंट ऐसी बोल दी थी, मेरे मन में कोई ऐसे
इंटेंशन नहीं थी मिलाइन करने की किसी को, तो वो इंटेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने बोल दिया और किसी की डेफेमेशन हो गई है तो यू विल बी लायबल फॉर इट। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो वर्ड्स हैं वो रेफ़र करने चाहिए प्लेंटिफ को। ठीक है, तो ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि जो रेफरेंस टू प्लेंटिफ है, यहाँ पे प्लेंटिफ का मतलब सिर्फ प्लेंटिफ पर्सन का ही नहीं है, प्लेंटिफ की फैमिली के बारे में भी हो सकता है वो, बट उसका इम्पैक्ट या रेपुटेशन पे होना चाहिए प्लेंटिफ के, तभी वो केस कर पाएगा। ठीक है, ये आप आराम से करके पढ़ लीजिएगा। अब देखें वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड, ये बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंचा तो हम बोलेंगे कि वो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, जैसे कि इफ़ अ थर्ड पर्सन wrongfully reads a letter meant for the plaintiff, the defendant is not liable. It is no publication as it is unauthorized. But if a defamatory letter sent to the plaintiff is likely to be read by somebody else, एग्जाम्पल किसी क्लर्क ने पढ़ लिया, स्पाउस ने पढ़ लिया, तो हम उसको पब्लिकेशन मानेंगे। ठीक है, इसको पॉज करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं डिफेंसेस क्या हैं डेफेमेशन के। सबसे पहला डिफेंस तो ये है कि भाई जो मैंने स्टेटमेंट बोली है वो ट्रुथ है, मैंने झूठ बोला ही नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे पहला डिफेंस है। दूसरा डिफेंस क्या है कि मैंने जो कमेंट किया ये फेयर कमेंट है। फेयर कमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? फेयर कमेंट के लिए ज़रूरी है पहली चीज़ कि विदाउट मैलिस है, मतलब मैलिस नहीं था, तो वो तो फेयर होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जो कमेंट किया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैंने जो कमेंट किया है वो किसी ना किसी चीज़ पे बेस्ड, किसी रिसर्च पे बेस्ड किया है, तो ये चीज़ों से ही हमें पता चलेगा कि जो मैंने कमेंट किया वो फेयर कमेंट किया है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने जो बुक पब्लिश की थी जी ने उसके बारे में बोला कि जी की जो किताब है वो फुलिश है, जी जो है ही मस्ट बी अ वीक मैन, ये उसने कमेंट बोला। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ए बोलता है कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट जी की जो बुक है वो फुलिश है और दैट ही इज़ अ वीक मैन। अब देखिए दो चीज़ों में अंतर है। यहाँ पे पहले वाले में तो उसने पहले जी की बुक को पढ़ा, फिर उसने बोला कि जी की जो बुक है वो फुलिश है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि जी जो है एक वीक मैन है। ये तो फेयर कमेंट है। ठीक है, दूसरे वाले में उसने क्या बोला कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि जी जैसा इंसान है उसकी वजह से उसकी बुक भी फुलिश होगी, और वो क्योंकि वो वीक इंसान ही है तो उसकी किताब भी तो ऐसी ही होनी थी। यहाँ पे उसने फेयर कमेंट नहीं किया, यहाँ पे उसने डेफेमेशन कर दी। देखिए सेम स्टेटमेंट कितनी अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, तो फेयर कमेंट अलाउड है, लेकिन ऐसा कमेंट जो कि पहले से प्रिज्यूम करके किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है तो उसको हम डेफेमेशन बोलेंगे। उसके बाद तीसरा डिफेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब आपको ये प्रिविलेज दिया गया है कि आप अगर ये कुछ बोलेंगे तो ये आपका डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, उसको हम प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है, इस भी जो प्रिविलेज है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज और एक होता है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है उसकी खासियत क्या है कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफाइड में पहले आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, अगर वो फुलफिल होंगी तभी आपको इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वाली एग्जांपल क्या है, जैसे कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में अगर किसी एमपी ने कुछ बोला तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में किसी जज ने कुछ बोला वो भी एब्सोल्यूट है। स्टेट कम्युनिकेशंस में जो बोला गया है वो भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती डेफेमेशन की। क्वालिफाइड प्रिविलेज में एक दो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि जो स्टेटमेंट है वो विदाउट मैलिस है, वो पीछे भी देख के आए हम। दूसरा, वो स्टेटमेंट करने की कोई ओकेजन थी। ठीक है, जिस बंदे ने वो स्टेटमेंट बोली है वो स्टेटमेंट करने के लिए उसके पास ओकेजन थी, कोई कारण था, कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि उसको बोलना पड़ा। और तीसरा कि दोनों ने जिसको बोली दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट था उस सिचुएशन में, यानी कि रेसिप्रोसिटी इज़ एसेंशियल। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक शॉपकीपर है, बी उसका मैनेजर है। ए ने बी को बोला कि जी को कुछ मत बेचना अनलेस वो पे करे, मतलब अनलेस वो पहले पे करे तभी उसको बेचना, तब तक उसको कुछ बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ऑनेस्टी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। उसने मैलिस के बिना बोला, क्यों? क्योंकि ए का बिजनेस है और बी उसका मैनेजर है।
दूसरा ओकेजन था। ओकेजन क्या था, बी जी के साथ बिजनेस करने वाला था तो उसको उसके रोकने की ज़रूरत थी, तो ओकेजन भी थी। और तीसरा, दोनों का ही कॉरिस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट था। ठीक है, तो जब ये तीन चीज़ें पूरी हुई तब हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट ए ने बी को बोली है जी के बारे में, ये डेफेमेशन नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली a former employer has a moral duty to state a servant's character to a person who is going to employ the servant। ठीक है, तो एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने, एक्स ने वाई को बोला कि हाँ जी मेरे साथ जब इसने काम किया था तो ये ऐसे ऐसे काम किया इसने, तो अगर उसके कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो वो जो डेफेमेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और कम्युनिकेशन देखते हैं, जैसे कि एक फादर अपनी डॉटर को बोलता है कि एक्स के साथ मत घूमो, एक्स जो लड़का है वो उसका अच्छा कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, जिससे तुम शादी करने जा रही हो। यहाँ पे भी ये क्वालिफाइड प्रिविलेज है, एफ के खिलाफ यानी कि फादर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी डेफेमेशन की। ये बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि कौन प्रूफ करेगा। सो सबसे पहला बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ के ऊपर कि भाई इसने मेरा डेफेमेशन किया है। उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है फिर वो डिफेंडेंट के पास आ जाता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, या मैं कोई डिफेंस यूज़ कर रहा हूँ कि ये फेयर कमेंट था या प्रिविलेज था या फिर ट्रुथ था, तो उसके बाद फिर बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के पास आ जाता है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब सू कौन कर सकता है? ठीक है, द पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेशन कैन सेल्डम गिव अ राइट ऑफ एक्शन टू एनीवन बट द पर्सन डिफेम्ड, यानी कि जो पर्सन डिफेम हुआ है उसी के पास एक्शन लेने का, सू करने का, सूट फाइल करने का राइट या अधिकार रहता है। द फैक्ट दैट अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट हैज कॉज्ड डैमेज टू अदर पर्सन्स डज नॉट एंटाइटल देम टू सू। दस अ ब्रदर कैन नॉट सू फॉर स्लैंडर ऑफ हिज सिस्टर, नॉर अ फादर फॉर डिफेमिंग हिज डॉटर, नॉर द हेयर एंड द नियरेस्ट रिलेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन फॉर डेफेमेटरी वर्ड स्पोकन ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है ना, तो जिस पर्सन के खिलाफ डेफेमेशन हुआ है उसी के पास राइट ऑफ एक्शन रहता है। अब ये केस लॉज हैं, ये देख लीजिएगा। अ मैन्स रेपुटेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी एंड इन सम केसेस मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी। एक बंदे की जो रेपुटेशन है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, इसीलिए अगर किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है तो वो केस कर सकता है। The court held that if published material tends to lower the reputation of person in the eyes of substantial group of person, then it is sufficient to attract the liability। बहुत आसान है। तो उसके बाद हम अगला टॉर्ट देखते हैं जो कि है न्यूसेंस। न्यूसेंस जो है बहुत आसान है। न्यूसेंस का नॉर्मल मतलब होता है किसी को हर्ट करना, अनॉय करना। लीगली अगर हम जो न्यूसेंस का मतलब देखें तो वो होता है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस करना किसी पर्सन की यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड के साथ या फिर उससे किसी रिलेटेड राइट के साथ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूसेंस। दोबारा से देखते हैं, न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन's यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूसेंस। अब न्यूसेंस जो है वो नेग्लिजेंस से भी कॉज किया जा सकता है, बट ये नेग्लिजेंस का पार्ट नहीं है। एंड इट इज़ नो डिफेंस दैट अ रीजनेबल केयर, मैंने अपनी पूरी रीजनेबल केयर करी उसको रोकने की, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाया, वो न्यूसेंस हो गई। तो ये जो है ये डिफेंस भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम न्यूसेंस के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार का न्यूसेंस होता है, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। जो पब्लिक न्यूसेंस है देखिए वो एक प्रकार का क्राइम है जो कि हम आईपीसी में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 268। लेकिन जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो एक तरह का सिविल रॉन्ग है जिसको हम टॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है विद द राइट कॉमन टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि किसी पब्लिक वे को रोकना, वहाँ पे ट्रेंच डिग कर देना। ठीक है, ऐसा कोई ट्रेड करना जो कि जिसकी वजह से ऑफेंसिव स्मेल्स या इंटॉलरेबल नॉइसेज आ रही हैं, ये सारे पब्लिक नॉइसेज हैं। ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक न्यूसेंस, तो मैंने आपको अभी बताया कि क्राइम है, लेकिन अगर पब्लिक न्यूसेंस की वजह से किसी बंदे को नुकसान हो गया, एक इंडिविजुअल को नुकसान हो गया और उसको उसके कॉम्पनसेशन चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा? तो उस सिनेरियो में उसको एक्शन लेने के लिए, प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन करने के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी हैं दिखानी। पहली चीज़ कि मुझे एक स्पेशल और पर्टिकुलर इंजरी हुई है जो किसी और को नहीं हुई है। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक को नहीं हुई है, मुझे एक्स्ट्रा हुई है। दूसरी चीज़, वो जो इंजरी थी वो डायरेक्ट थी। ठीक है, मतलब उस चीज़ की वजह से, जो चीज़ की जिसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूँ उस चीज़ की वजह से मुझे डायरेक्ट इंजरी हुई है, ना कि वो इनडायरेक्ट या कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी नहीं है। ठीक है, और जो इंजरी है वो सब्सटेंशियल नेचर की है, सब्सटेंशियल कैरेक्टर की है। अगर ये तीन चीज़ें प्रूव कर पाएगा वो बंदा,
तभी उसको पब्लिक न्यूसेंस की वजह से के खिलाफ वो एज प्राइवेट राइट की प्राइवेट एक्शन ले सकता है और कॉम्पनसेशन ले सकता है। दूसरा प्रकार जो है वो प्राइवेट न्यूसेंस का, वहाँ पे एसेंशियल्स क्या है प्रूव करने, एक तो यही है कि अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हुई, ठीक है। इंटरफेरेंस हमेशा अनरीजनेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि यार बंदा अगर नॉर्मल सा इंसान कोई ज़्यादा ही ओवरली सेंसिटिव है तो उसको हम ये बोलेंगे ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसीलिए अनरीजनेबल इंटरफेरेंस केस टू केस बेसिस पे ही डिसाइड होगी, ठीक है। पढ़ के देखते हैं हम इसको। इंटरफेरेंस में कॉज डैमेज टू द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी और मे कॉज पर्सनल डिस्कम्फर्ट टू हिम इन द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एवरी इंटरफेरेंस इज नॉट अ न्यूसेंस। Thus, a person having a house by the roadside must put up with such inconvenience which is incidental to the traffic. अब ये सिंपल से एग्जांपल है, किसी का घर अगर रोड पे है और उसको पता है कि ट्रैफिक यहाँ से जाती है तो ऑब्वियसली बात है उसको वो इनकन्वीनियंस झेलनी ही पड़ेगी। अब उसके लिए वो न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस का केस नहीं डाल सकता, ठीक है। अनरीजनेबल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, रीजनेबल इंटरफेरेंस के लिए कोई केस नहीं है। और दूसरा, इंटरफेरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट लैंड, ओनली सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस ही चाहिए हमें, ठीक है। ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ की वजह से आप केस नहीं कर सकते हो। ओवरली सेंसिटिव, ये देखो, एन एक्ट विच इज अदरवाइज इज रीजनेबल डज नॉट बिकम अनरीजनेबल एक्शनेबल ड्यू टू द सेंसिटिवनेस ऑफ द प्लेंटिव। तुम्हारी सेंसिटिवनेस की वजह से अगर कोई तुम्हें दिक्कत हो रही है तो फिर उसके खिलाफ कोई केस तुम केस नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डैमेजेस इन न्यूसेंस, इन एन एक्शन फॉर न्यूसेंस एक्चुअल डैमेज इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। न्यूसेंस की वजह से आपको दिखाना पड़ेगा कि जो एक्चुअल डैमेज हुआ है। इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग एन एक्शन इन टॉर्ट ओनली व्हेन ही प्रूव्स अ स्पेशल डैमेज टू हिम। इन प्राइवेट न्यूसेंस ऑल्दो डैमेज इज वन ऑफ द एसेंशियल्स द लॉ विल ऑफन प्रिज्यूम इट। तो न्यूसेंस में नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट न्यूसेंस में जो लॉ है या जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करता है कि आपको डैमेज हुआ ही होगा। अब डिफेंसेस क्या है न्यूसेंस के? पहला है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को यूज़ इतने समय तक किया कि अब आपका अधिकार ही हो चुका है उसके ऊपर। अब आप एक दिन ऐसे उठ के बोल नहीं सकते कि आज मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, जब इतने सालों से आपको क्वेश्चन करने के लिए अनुमति थी कि आप इसको अबेट करा सकते हो, रुकवा सकते हो, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक दिन आप उठ के आपको ऐसे याद आया कि नहीं मुझे इससे इंटरफेरेंस हो रही है, तब तक वो जो अधिकार है वो प्रिस्क्रिप्शन से मिल चुका है लोगों को। पढ़ के देखते हैं। राइट टू डू एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ प्राइवेट न्यूसेंस मे बी एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज बाय इलैप्स ऑफ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि a right to commit a private nuisance may be acquired by as an easement if the same has been peacefully and openly enjoyed as an easement period for 20 years। यानी कि मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, उसमें से एक रास्ता जा रहा है और लोग इस रास्ते को इसको हम बोलते हैं ईजमेंट राइट। अगर इसको 20 साल तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लोगों ने 20 साल तक यूज़ किया, 21वें साल आपने बोला कि नहीं मुझे न्यूसेंस हो रही है, अब ये जो है यहाँ से लोग ना जाएँ। तो यहाँ पे लोगों ने इसको बोलेंगे हम कि लोगों के पास ये जो रास्ता है यूज़ करने का अधिकार हो चुका है बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो इसकी वजह से डिफेंस ले लिया जाएगा और आपको न्यूसेंस का एक्शन लेने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा डिफेंस क्या है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने कोई एक्ट किया है, ये हम पहले करके आए हैं, ठीक है। अब कुछ डिफेंसेस हैं जो कि काम नहीं करते, जैसे कि मैंने न्यूसेंस किया है, बाकियों ने भी न्यूसेंस किया था, तो उनके न्यूसेंस के वजह से मेरा न्यूसेंस मिलके ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, तो ये कोई डिफेंस नहीं है न्यूसेंस में, ठीक है। दूसरा कि जो मैं कर रहा था पब्लिक गुड के लिए कर रहा था, ये भी न्यूसेंस का डिफेंस नहीं है। मैंने पूरी केयर रखी थी, रीजनेबल केयर की थी, फिर भी नुकसान हो गया लोगों का या न्यूसेंस क्रिएट हो गई, तो ये भी डिफेंस नहीं है। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो प्लेंटिफ है जो मेरे खिलाफ केस कर रहा है वो ही न्यूसेंस तक खुद चल के आ गया, ठीक है। जैसे कि अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग अ लैंड ऑन विच न्यूसेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट even in a noisy locality if there is a substantial addition to the noise by introduction of some machine at defendant's premises which material affects the physical comforts of the occupants, then also noise will amount to actionable noise। मान लीजिए एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है, उस रेसिडेंशियल कॉलोनी में सारे घर बने हुए हैं, लेकिन एक वहाँ पे किसी ने फ्लोर मिल बना दी है, इसके साथ प्लॉट खाली पड़ा है।
अब जो ए के पास फ्लोर मिल है, बी ने यहाँ पे आके प्लॉट ले लिया। अब बी ने इसके खिलाफ केस कर दिया ए के खिलाफ कि ये फ्लोर मिल की वजह से नॉइस आ रही है और जिसकी वजह से मेरी न्यूसेंस, मतलब आई कांट यूज़ माई लैंड। तो यहाँ पे ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि देखिए बी जो है वो अपने आप न्यूसेंस के पास आया है, उसको पता था कि यहाँ पे फ्लोर मिला है तो उसने ये प्लॉट पे घर क्यों बनाया। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो ए है वो ऑलरेडी ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि रेसिडेंशियल कॉलोनी में अलाउड नहीं है। तो बी जो है, बी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो उसको अगर प्लॉट मिल रहा है रेसिडेंशियल कॉलोनी में वो सिर्फ इसलिए छोड़ दे जस्ट बिकॉज उसके बगल में राइस फ्लोर मिल है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिफेंस है ये वाला ही डिफेंस है, इसकी एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो प्लेंटिफ कमिंग टू द न्यूसेंस इज नॉट अ डिफेंस। अब उसके बाद न्यूसेंस के बारे में क्या किया जा सकता है? न्यूसेंस को अबेट किया जा सकता है। जिस बंदे के खिलाफ न्यूसेंस हो रही है उसके पास ये अधिकार है कि वो दूसरे बंदे को नोटिस दे दे और बोले कि देखो या तो तुम खुद हटा लो इस चीज़ को, नहीं तो मैं हटा दूंगा। जैसे कि अगर तुम्हारे घर के ट्रीज़ के पत्ते या ब्रांचेस मेरे घर में आ रही हैं तो या तो मैं पहले तुम्हें बोल दूंगा कि तुम प्लीज़ इनको कटवा दो, अगर तुम नहीं कटवाओगे तो मैं कटवा दूंगा। ठीक है, तो अबेटमेंट हो सकती है, ये केस लॉज हैं। उसके बाद हम देखें नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि कोई बंदे ने किसी एक्ट को रीजनेबल केयर या कॉशन के साथ नहीं किया, ठीक है, और उसकी वजह से कोई डैमेज या कोई नुकसान हो गया है। सो जनरली स्पीकिंग वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज नेग्लिजेंट एक्ट्स where he is placed in such a position with regard to another that it is obvious that if he does not use due care in his own conduct he will cause injury to another। अब नेग्लिजेंस हैज़ टू मीनिंग्स इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एक तो नेग्लिजेंस होता है एज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। नेग्लिजेंस इज अ मोड ऑफ कमिटिंग सर्टन टॉर्ट्स। एग्जाम्पल, किसी ने कोई नेग्लिजेंटली काम किया, कोई केयरलेसली काम किया, जैसे कि केयरलेसली कमिटिंग या नेग्लिजेंटली कमिटिंग ट्रेसपास, न्यूसेंस, डेफेमेशन। दिस इज अ सब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है। दूसरा होता है नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कॉन्डक्ट। नेग्लिजेंस इज अ कॉन्डक्ट नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड which involves the risk of causing damage. This is the objective meaning of negligence, which treats negligence as a separate or a specific tort. अब actionable negligence के लिए क्या ज़रूरी है? It is in the neglect of the use of ordinary care of skill बंदे ने नहीं यूज़ किया, to whom the defendant owes a duty by which the neglect the plaintiff has suffered injury to his person or property। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें एसेंशियल्स देखने हैं नेग्लिजेंस कैसे होता है, पहला तो ये है कि भाई डिफेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर थी प्लेंटिफ के प्रति। दूसरा, उसने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, ठीक है, ही फेल टू परफॉर्म और ही फेल टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड स्किल। तीसरा, उसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेज हो गया। अगर ये तीन चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम बोलेंगे कि नेग्लिजेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये तीन जो बेसिक्स हैं आपको याद रखने हैं, ड्यूटी, ब्रीच, डैमेजेस। उसके बाद जैसे कि हमने पहले देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है भाई? बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मल केसेस में होता है प्लेंटिफ के ऊपर, यानी कि जिसने केस किया है वो कहेगा कि हाँ जी मेरे जो डिफेंडेंट है इसने मेरे साथ ये फलाना फलाना टॉट किया। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन नहीं होता, डिफेंडेंट के ऊपर हो जाता है। वैसे कुछ सिनेरियोज में से एक सिनेरियो है जिसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लॉकिटर। रेस इप्सा लॉकिटर का मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अब जैसे कि फैक्ट्स में ही ऐसा पता चल रहा है कि ये डिफेंडेंट की ही गलती हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेगा कि डिफेंडेंट की ही गलती है, तो डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा ये दिखाने का कि भाई तुम्हें बताना है डिफेंडेंट जी कि क्यों तुम्हें इसके लिए लायबल ना ठहराया जाए। तो उस केस में जो है रेस इप्सा लॉकिटर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि आगे आएगी, नहीं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक जो है एक टावर बना हुआ है, ठीक है, वो टावर क्लॉक टावर मान लीजिए और बिल्डिंग है उसके साथ। वो जो क्लॉक टावर है वो बहुत पुराना है और डायलेप्टेड स्टेट में है। वो जो क्लॉक टावर है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके ऊपर कोई इंजरी हो जाती है।
यहाँ पे लोगों ने केस किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कि आपने ये जो क्लॉक टावर है इसको मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। तो कोर्ट ने भी लोगों के हक में बात करी और उन्होंने बोला कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये उसी का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू मेंटेन द बिल्डिंग, एंड सिंस ये बिल्डिंग से ही देख के पता चल रहा है कि ये आज ना गिरती तो कल गिर जाती, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, यानी कि रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो इसीलिए एमसीडी को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। ठीक है, तो आई होप आपको रेस इप्सा लॉक्यूटर का समझ आ गया होगा। ये एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस सु भगवंती केस है जिसमें ये हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो उसके आगे हम बात करते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज की। रिमोटनेस ऑफ डैमेज जो है, इट इज़ अ लिमिटेशन टू एक्शन फॉर नेग्लिजेंस। नो पर्सन कैन बी मेड लायबल एड इन्फिनिटम, यानी कि ये नहीं है कि एक एक्शन एक्स की वजह से वाई जेड ए बी सी सब कुछ हो गया तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, लाइबिलिटी है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है जो हम चेक करते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज से, कि हमारा जो इंसान है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक पहुँचेगी। ये तो है नहीं कि जितनी सारी चीज़ें हुई हैं सारी चेन जो बनेगी उस सब के लिए वो लाइबल होगा। ठीक है, सो द डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ओनली इफ इट इज़ द प्रॉक्सीमेट, डायरेक्ट और इमीडिएट कॉज ऑफ इंजरी, जो कॉजा कोजांस बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड नॉट मेरली अ कॉजा साइन कोआ नॉन, यानी कि कॉज विदाउट एनी अदर कॉज। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब टेस्ट ऑफ रिमोटनेस जो है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज चेक करने के लिए दो टेस्ट बनाए गए हैं। पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट या फोर्सेबिलिटी, दूसरा है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ये बोलता है कि जिस समय जिस इंसान ने वो एक्ट किया है, अगर वो उसको फोर्सी कर सकता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को, तो फिर उसकी लाइबिलिटी बनेगी उस एक्ट के लिए। ठीक है, डायरेक्टनेस बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि वो फोर्सी कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर उसके एक्ट से कुछ डायरेक्टली हुआ है तो वो उसके लिए लाइबल होगा। ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है ना, ये वाला जो टेस्ट है इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से। तो आप इसको याद रखें, मार्क करके रखें। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने तेज़ी में कराया है क्योंकि अदरवाइज हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजें, या फिर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट या कॉल या ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर।